हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर नंबर 9 उपसर्जक यौगिक मार्क्स 3 है और इसका फर्स्ट वीडियो अपन बना चुके हैं। और उसमें बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी कि लास्ट में जो मोबाइल था वो एक्चुअल में स्विच ऑफ हो गया था, तो उससे रिलेटेड ही कुछ बातें थोड़ी बहुत यहाँ रह गई थी, उसको अपन क्लियरफाई कर लेते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है कि उपसर्जक यौगिक को पढ़ने से पहले अपन ने योगात्मक यौगिक को पढ़ा था। योगात्मक यौगिक के दो प्रकार थे, दिक् लवण और संकुल यौगिक, ठीक है ना। दिक् लवण के 3 एग्जांपल्स हैं, कॉर्नेलाइट, FAS, पोटासिलम या फिटकरी। संकुल यौगिक किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया था। अब बड़े यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, उन इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और वो है कि हर बच्चे को कॉम्प्लेक्स को, संकुल यौगिक को या उपसर्जक यौगिक को आयंस में तोड़ना बेटा आना चाहिए। यदि आयंस में तोड़ना अपन को आ जाएगा तो शायद इस यूनिट में अपन कमांड क्रिएट कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपन ये लेके चल रहे हैं कि कोई संकुल है, कोई कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स को यदि बेटा अपन जल में घोलें तो जल में घोलने पर मिलने वाले जो आयंस होंगे वो क्या होंगे। क्या हम उसको जल में घोलने पर आयंस को निकाल पाएंगे? इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है इसमें लास्ट में। तो जैसे अपन सोचिए, आप लोगों ने ये K4FeCN का होल 6 लिया, इसको जल में अपन ने घोला है तो क्या मिला है अपन को। देखो एक्चुअल में ये वर्गाकार कोष्ठक वाली चीज का तो अपघटन बेटा होता ही नहीं है। तो अपन को क्या मिला, K प्लस और FeCN का होल 6 से वर्गाकार कोष्ठक -4। अब चूंकि चार्ज को बैलेंस किया तो इसमें -4 है, तो -4 तो क्यों होगा, आपको पता है क्रॉस क्रॉस से आया है, तो ये 4 जो लिखा हुआ है इसका चार्ज ही तो है। अब चूंकि बेटा पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, +1, तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, माइनस से प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने पोटेशियम आयन होंगे, 4। अब जैसे बेटा क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि जब K4FeCN का होल 6 को जल में घोला जाता है तो कुल कितने आयन प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कुल आयंस की संख्या क्या होती है। तो यहाँ कुल आयन की जो संख्या होगी बेटा, कुल आयन जो होंगे वो कितने होंगे, 5। अभी 5 कैसे होंगे आपको क्लियरफाई हो रहे होंगे। पोटेशियम आयन कितने बेटा, 4, और एक जटिल आयन है तो 4 एक कितना हो गया, 5। कल को इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे तोड़ दिया जाए कि K4FeCN का होल 6 को जल में घोलने पर प्राप्त होने वाले आयनों का प्रकार, आयन का प्रकार, तो आयन का यदि प्रकार यहाँ पर कहें बेटा, तो आयन का प्रकार जो होगा वो कितना होगा, कुल 2 प्रकार का। 2 प्रकार के कैसे, एक तो ये पोटेशियम आयन की कंडीशन होगी, एक प्रकार तो ये हो गया, और एक जटिल आयन हो गया, इसका जो सरल आयन की कंडीशन और एक जटिल आयन की कंडीशन। तो ये तो बेटा अपन ने एक एग्जांपल कर लिया। माना अपने सामने एक एग्जांपल और ले लें, जैसे अपन ने ये ले लिया CuNH3 का होल 4 वर्गाकार कोष्ठक SO4, ठीक है सर। इसको बेटा अपन जल में घोल रहे हैं, तो जल में घोलने पर इसका आयन कैसे होगा, इससे आयंस क्या मिलेंगे। तो देखिए बेटा, इसको जब जल में घोलेंगे तो आपको पता है कि ये तो सरल है। अब ये सरल रूप में कौन है, सल्फेट। तो इतना तो अपन जानते हैं सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 -2। तो इस पे चार्ज क्या था, -2। जब इस पे -2 था तो इस जटिल आयन पे चार्ज क्या रहा होगा, सोचो, क्रॉस लगा होगा तो ऑब्वियसली +2। इसका मतलब इसको यदि जल में घोलेंगे तो अपन को ये मिलेगा CuNH3 का होल 4 वर्गाकार कोष्ठक, इस पे चार्ज है बेटा +2 प्लस SO4 -2। अब यदि इस पे क्रॉस अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा ना। तो इसको अपन ने, इस कॉम्प्लेक्स को अपन ने किस में घोल दिया, जल में घोलने पर मिलने वाला आयंस का कॉन्सेप्ट अपन सीख गए। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कल को मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया, आगे आवश्यकता पड़ेगी बेटा PtNH3 का होल 4 Cl2 और ये बेटा Br2, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
इस कॉम्प्लेक्स को यदि अपन किसमें घोलें, जल में, तो क्या मिलेगा? देखो ये तो आपको क्लियरफाई हो रहा होगा कि Br2, ये 2 जो चार्ज है, ये 2 जो यहाँ आ रहा है वो किसका चार्ज है? Z लाइन का। अब इस Z लाइन पे तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पहले लिख रहा है ना, तो धनायन को तो पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा बेटा? Pp NH3 का होल 4 Cl2 वर्गाकार कोष्टक ये +2 प्लस Br माइनस होता है ब्रोमाडाइन। अब चार्ज को बैलेंस करना है तो क्या हो जाएगा? 2Br माइनस है। इसका मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स को जल में घोलने पर उससे मिलने वाले आयंस को निकाल सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमारा बेटा क्लियरफाई होना चाहिए। और यस स्टूडेंट, बेटा अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक् लवण और संकुल यौगिक दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब चूंकि आप लोगों को सबको पता है कि अपने सिलेबस में जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो अपन को किसको पढ़ना है बेटा? कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स ही कौन है? उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स को, किसी संकुल को बहुत अच्छे ढंग से क्लियरफाई करने के लिए, पूरी यूनिट को बहुत अच्छा पढ़ने के लिए अपन को बेटा कॉम्प्लेक्स में या उपसंयोजक यौगिक में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या पारिभाषिक शब्द है, उन सबको क्लियरफाई करना पड़ेगा एक एक। और वो टर्म्स जब अपनी क्लियरफाई हो जाएगी तो अपन कोऑर्डिनेशन को थोड़ा समझ पाएंगे कि ये है क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहा हूँ और उसको मैं काफी बड़ा करके लिख रहा हूँ, और उसकी हर टर्म को अपन बेटा क्लियरफाई करना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा, अपना जाना पहचाना कॉम्प्लेक्स है K4। उसके बाद बेटा ये वर्गाकार कोष्टक Fe Cn का होल 6। इस कॉम्प्लेक्स में हमें हर टर्म को क्लियरफाई करना पड़ेगा। इन सारे टर्म्स को अपन क्लियरफाई कर लेंगे तो अपन कॉम्प्लेक्स को जान पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, यदि मैं इनको मार्क करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको अपन ने वर्गाकार कोष्टक में लिख रखा है, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट जो कहलाता है, ये कहलाता है समन्वय मंडल। क्या कहलाता है बेटा? समन्वय मंडल। इसमें वर्गाकार कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट, गुरु कोष्टक वाला ये जो पार्ट है, ये कहलाता है क्या बेटा? समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल के बाहर वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो समन्वय मंडल के बाहर है, ये कहलाता है बेटा आयनिक मंडल। क्या कहलाता है? आयनिक मंडल। अब बेटा यहाँ पर आयनिक मंडल जो है वो गुरु कोष्टक या वर्गाकार कोष्टक के बाहर वाला है। बाहर ये पहले भी लिखा हो सकता है, बाहर ये बाद में भी लिखा हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि वो धनायन है या ऋणायन है। यदि वो धनायन हुआ तो ऑब्वियसली क्या लिख रहा होगा? पहले वर्गाकार कोष्टक के। और यदि वो ऋणायन हुआ तो उसके क्या लिख रहा होगा बेटा? बाद में लिख रहा होगा। तो आयनिक मंडल जो होता है इसमें बेटा सरल आयन होता है। सरल आयन जो मिलेगा वो किससे मिलेगा अपन को? आयनिक मंडल से। अब जो बेटा आपका समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल दो मेन पारिभाषिक शब्दों से मिलकर बना है। उसमें यदि अपन कहें तो जैसे ये Fe है, तो Fe जो है समन्वय मंडल में जो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको हम बेटा बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और बेटा केंद्रीय धातु परमाणु को अपन संक्षिप्त में CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और केंद्रीय धातु परमाणु से जो ये
जुड़े हुए हैं इसके बाद, इसमें CMA के बाद जो स्पीसीज लिखी हुई है ACN, इसको हम बोलते हैं बेटा लिगेंड। क्या बोला जाता है? लिगेंड। और लिगेंड टर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। अब बेटा ये जो लिगेंडों की संख्या है यहाँ पे, अभी तो आपको ऐसा लग जाएगा कि यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है वही उपसर्जन संख्या होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। तो यहाँ पे बेटा ये जो 6 लिखा हुआ है ये कहलाती है उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या, या फिर इसको बेटा एक नाम और दिया जाता है, और वो या करके अपन एक नाम और दे सकते हैं, और वो है समन्वय क्या बेटा? संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी एक कॉम्प्लेक्स में यदि कहें तो मेनली 2 पार्ट आपको मेजर नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समन्वय मंडल। समन्वय मंडल क्या है? वर्गाकार कोष्ठक वाला पार्ट है। उसके बाहर जो स्पेसिफिक लिखी हुई होगी जो भी पार्ट में, वो आयनिक मंडल कहलाता है। अब समन्वय मंडल में सबसे पहले जो लिखा होता है वो कौन होता है? CMA। और CMA के बाद जो लिखे होते हैं बेटा वो कौन होते हैं? लिगेंड। और लिगेंड जो है वो CMA के साथ बनाते हैं उपसंयोजक आबंध। तो बनाए गए उपसंयोजक आबंधों की जो संख्या होती है वही कहलाती है क्या? उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या। हेलो स्टूडेंट्स, ये बेटा अपन ने किसी एक कॉम्प्लेक्स को बड़ा करके लिखा, इसलिए लिखा साइकोलॉजिकली हम हर चीज को क्लियरफाई कर लें। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो पारिभाषिक शब्द संकुल यौगिक या उपसर्जक यौगिक से रिलेटेड कौन कौन से हो रहे हैं, थोड़ा सा अपन आकलन करें। जैसे मैं कह दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं नंबर 1 मान लूं, ये कौन सी टर्म होगी बेटा? आयनिक मंडल। उसके बाद मेजर टर्म में किसको मान लूं? नंबर 2 समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल में ही है कौन बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड। इसका मतलब नंबर 3 पर अपन ले लें क्या? केंद्रीय धातु परमाणु। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है किसी को 1 पे लेना, किसी को भी आप पढ़ सकते हो एक टर्म को। उसके बाद बेटा 4th नंबर पे मैंने यहाँ पे एक टर्म ले ली, ये क्या? लिगेंड। लिगेंड बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें सारा। और लास्ट में यदि मैं एक टर्म यहाँ पे कहूं नंबर 5, तो वो कौन है बेटा? उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक को पहले तो बिल्कुल अपन को रटना नहीं है, इसको अपने शब्दों में हमें ये एनालिसिस करना आना चाहिए कि क्या हम आयनिक मंडल का पता लगा पाएंगे, क्या हम समन्वय मंडल का पता लगा पाएंगे, क्या हम CMA को जज कर पाएंगे, क्या हम लिगेंड का जजमेंट कर पाएंगे, क्या हम उपसंयोजन संख्या का जजमेंट कर पाएंगे। अब इसमें बेटा सबसे पहले अपन जो टर्म पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है आयनिक मंडल। अपन सब सोचें कि आयनिक मंडल क्या है? आयनिक मंडल वर्गाकार कोष्ठक। वर्गाकार कोष्ठक कौन हुआ? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित, किसके बाहर उपस्थित बेटा? समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित, इसका ये समन्वय मंडल है, इसके बाहर। तो समन्वय मंडल के बाहर ही हो गया ना ये वाला पार्ट। तो समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयनीकृत होने वाला समूह होता है, आयनीकृत। इसका मतलब आयनिक मंडल जो है वो आयनीकृत हो सकता है। अब आयनीकृत होने का मतलब इससे अपन को क्या मिल सकते हैं? सरलायन। और उन सभी सरलायनों का अपन बेटा क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं, उनका टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये आयनिक मंडल की बात हुई। तो आयनिक मंडल में जो आयनीकृत वाला भाग है वो बेटा आयनिक मंडल देखो समन्वय मंडल के से पहले भी लिखा हो सकता है और ये समन्वय मंडल के बाद में भी लिखा हो सकता है। लेकिन यदि ये समन्वय मंडल के बाहर पहले लिख रहा है तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आ रहा है कि ये कौन है? धनायन रूप में होगा बेटा। किस रूप में होगा? धनायन रूप में होगा। और यदि ये समन्वय मंडल के बाहर है तो है, लेकिन बाद में लिखा हुआ है, तो बाद में लिखने का मतलब सीधा सा मैसेज जाएगा कि ये कौन है? ऋणायन। क्योंकि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप, बहुत सिंपल सा, कि जैसे एक साधारण लवण होता है NaCl,
NaCl में पहले किसको लिखते हैं Na को और फिर किसको लिखते हैं Cl को। अब बेटा साधारण तो है नहीं है, ये तो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो आप बताइए Na क्या है, धनायन, और Cl क्या है, धनायन। इसका मतलब पहले अपन ने किसको लिखा, धनायन को, बाद में ऋणायन को। तो अब इसलिए ये धनायन पार्ट है, ये जो है ये मेजर जटिल वाला ये कौन है, ऋणायन। तो बेटा ये अपन ने आयनिक मंडल को क्लियरफाई किया। अब बात करते हैं अपन समन्वय मंडल की। तो समन्वय मंडल क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में यदि बोले, अपनी भाषा में बोले तो वर्गाकार कोष्टक, स्क्वायर ब्रैकेट, गुरु कोष्टक ही कौन है, समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल जो है बेटा वो अनआयनीकृत भाग होता है। कैसा भाग होता है बेटा, अनआयनीकृत भाग। अब ये तो आप जानते हो कि अनायनीकृत भाग क्यों बोलते हैं, अनायनीकृत भाग इसलिए बोलते हैं कि इसका आयनन संभव नहीं है, इसका मतलब इसको आयनों में तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए तो वर्ड आता है क्या बेटा, समकुल। समकुल भी बोल सकते हैं, जटिल भी बोल सकते हैं, और वो वर्तमान में कहलाता है क्या, उपसंयोजक यौगिक। अब यदि अपन बात करें बेटा यहाँ पे, तो समन्वय मंडल के अंतर्गत दो मेन चीजें आती हैं, वो है एक तो CMA और उसके बाद बेटा कौन, लिगेंड। तो CMA से कौन जुड़ रहे होंगे, लिगेंड। इसका मतलब जैसे मैं इसको बोल दूं M का मतलब CMA हो गया मेटल, और लिगेंड को मैं लिख दूं Cl से। तो लिगेंड क्या करता है बेटा, CMA के साथ बनाता है क्या, उप सहसंयोजक आबंध। तो इसका मतलब क्या हुआ, समन्वय मंडल वर्गाकार कोष्टक का भाग है, इसमें क्या होगा, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु अथवा इनके साथ उपसंयोजक आबंध बनाकर क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। किसके अंतर्गत, समन्वय मंडल के अंतर्गत। अब पर्टिकुलर अपन यदि समन्वय मंडल के अंदर एंटर करें, तो समन्वय मंडल में जो सबसे पहले लिख रहा होगा वो कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होते हैं ये बेटा वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। इसका मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन इनको ग्रहण करने का गुण पाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्यों होते होंगे बेटा, क्योंकि इनके पास रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, रिक्त कक्षक। तो जब रिक्त कक्षक उपस्थित होंगे तो उन रिक्त कक्षकों में ये लिगेंडों के द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेंगे, ग्रहण। और अपन इस बात को जानते भी हैं कि CMA के रूप में डी ब्लॉक के तत्व काम में आते हैं। इसका मतलब उनमें संकुल यौगिक बनाने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वैसे भी अपन को पता लग रहा है कि Fe जो है वो किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। अब उसके बाद यदि अपन CMA के बाद चले टर्म पे, तो वो है लिगेंड। और आई थिंक कोऑर्डिनेशन में लिगेंड टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे को लिगेंड नहीं आएगा तो फिर वो बेटा कोऑर्डिनेशन को कभी समझ भी नहीं सकता। तो लिगेंड का कॉन्सेप्ट अपन को थोड़ा सा क्लियरफाई हो रहा है। लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने का गुण उनके अंतर्गत होना चाहिए, किसके अंतर्गत, लिगेंड के अंतर्गत। तो जनरली ऐसा कहते हैं लिगेंड जो है वो उदासीन हो सकते हैं, लिगेंड जो है वो ऋणावेशित हो सकते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं। लेकिन धनावेशित लिगेंड, धनावेशित कंडीशन में कोई स्पेसिफिक लिगेंड कम देखने को मिलेगी, क्योंकि धनावेश का मतलब अपन जान रहे इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है। और लिगेंड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जिसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने का गुण होना चाहिए। अब लिगेंडों को अपन को बेटा डिटेल में पढ़ना है, तो इसका वीडियो लेक्चर पूरा अपन लिगेंड के लिए कंप्लीट बनाएंगे, जिसमें अपन किसको पढ़ेंगे, लिगेंड को। अब उसके बाद बेटा अपन बात करें, यहाँ पे लिगेंड का वर्गीकरण आ जाएगा, लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, क्या नाम है लिगेंड्स के, है ना, उन सब चीजों को अपन जानेंगे। उसके बाद यदि अपन यहाँ पर एक टर्म को देखें, वो है उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या क्या है, देखो कॉन्सेप्ट बेटा यहां से चल रहा है। आप सबको पता है कि CMA से कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड। किससे जुड़े हुए हैं,
उपसहसंयोजक आबंध से। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा बंध है बेटा? उपसहसंयोजक आबंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और आपको शायद इस पार्ट का नाम भी पता लग रहा होगा, उपसहसंयोजक यौगिक क्यों पढ़ा, संकुल यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिगैंड सीएमए के साथ क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक आबंध बनाकर जुड़े होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं क्या? उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? लिगैंड जो है वो सीएमए के साथ क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक आबंध। तो उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या, उपसहसंयोजक के आबंधों की संख्या जो होगी बेटा, आबंधों की संख्या वो उसकी क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब सोचने वाली बात है, जैसे ये CN बेटा लिगैंड है तो CN-1 होता है, तो CN-1 एक दंतुक लिगैंड है। एक दंतुक का मतलब इसमें दाता परमाणु एक है। अब ये कितने हैं? 6। तो एक CN- जो है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा? एक। तो 6 कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो यहाँ जो डिजिट लिखी हुई है वही क्या हो गई? उपसहसंयोजक संख्या हो गई। लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि लिगैंड सीएमए के साथ जो उपसहसंयोजक आबंध बनाएंगे, उन बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की जो संख्या है वो कहलाएगी बेटा क्या? उपसहसंयोजन संख्या। स्टूडेंट अब अपन को बेटा क्या करना है यहाँ पे कि अपन ने सारे टर्म्स को जान लिया, ठीक है ना? एक कॉम्प्लेक्स अपने सामने था, उस कॉम्प्लेक्स में अपन इन टर्मिनोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। तो मेरा मानना है कि जब अपन को टर्म आ गई तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को करने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, ठीक है ना? उस कॉम्प्लेक्स में आपको इन टर्मों को पकड़ना है। पकड़ने का मतलब पहचानना है कि उसमें कौन सी जगह टर्म लागू हो रही है। तो बेटा अपन ने ये कॉम्प्लेक्स लिखा CuNH3 का होल 4 वर्गाकार कोष्टक और बेटा ये SO4, ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है? कॉम्प्लेक्स वर्गाकार कोष्टक आते कॉम्प्लेक्स हो गया, नो डाउट। अब इसमें बेटा अपन को पकड़ना है, इससे कंपेयर करके चीजों को जानना है। कैसे जानना है कि भाई आयनिक मंडल कौन है, भाई समन्वय मंडल कौन है, सीएमए कौन है, लिगैंड कौन है, उपसहसंयोजक संख्या क्या है। तो बेटा अपन सबसे पहले बहुत सरल सी चीजें जो अपन को पकड़ में आएगी वो कौन है? समन्वय मंडल। क्योंकि समन्वय मंडल क्या है? वर्गाकार कोष्टक। इट मींस यदि अपन कहें तो ये वाला अपना पार्ट, ये वाला जो अपना पार्ट है बेटा, ये पार्ट अपन को बहुत इजीली पहचान में आ रहा है कि ये कौन है? समन्वय मंडल है। पहचान लिया अपन। अब बेटा ये तो अपन सब जानते हैं समन्वय मंडल में कौन होता है? सीएमए और लिगैंड। तो यहाँ सीएमए कौन होगा भाई? गुरु कोष्टक में जो सबसे पहले लिखा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे लिगैंड उपसहसंयोजक आबंध बना के जुड़े होते हैं, वो कौन है? सीएमए। इसका मतलब ये जो Cu है कॉपर, ये यहाँ पे कौन है बेटा? सीएमए। तो अपन ने सीएमए को पहचान लिया। अब बात आती है बेटा इसकी लिगैंड की। तो सीएमए के पास जो स्पेसिस लिख रही है वो कौन है? NH3। उनकी संख्या कितनी है? 4। तो ये जो बेटा है ये कौन है? लिगैंड। कौन है ये? लिगैंड। कौन है? लिगैंड। तो अपन ने समन्वय मंडल को पहचान लिया, अपन सीएमए को पहचान लिया, अपन ने लिगैंड को पहचान लिया, और लिगैंड और सीएमए समन्वय मंडल का हिस्सा होते हैं, ये अपन को पता है। अब बेटा बात आती है कि इसमें आयनिक मंडल है या नहीं। तो देखो आप लोग सब जानते हैं, मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वर्गाकार कोष्टक के बाहर जो स्पेसिस लिख रही होगी वो कौन होगी? आयनिक मंडल। वो बेटा पहले भी हो सकती है और वो बाद में भी हो सकती है। तो एक्चुअली में बच्चा कई बार यहाँ जज नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पहले लिख रहा था, यहाँ बाद में लिख रहा है। तो बेटा यहाँ पोटेशियम कैसा था? धनायन। धनायन तो वैसे भी पहले लिखा होता है। सल्फेट एक क्या है? ऋणायन। तो ऋणायन को तो बेटा क्या लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा।
तो हमने देखो ये पार्ट चिन्हित कर रखी है इसमें, ये वाला पार्ट जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, आयनिक मंडल को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, आयनिक मंडल को। तो अपन पहचान पा रहे हैं यहाँ पे कि सीएमए कौन है, सममंडल कौन है, लिगेंड कौन है, आयनिक मंडल कौन है। एंड फाइनली यदि कहें तो वो थोड़ा सा नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि NH3 या लिगेंड है, और NH3 जो है वो एक दंतुक लिगेंड होता है। एक दंतुक लिगेंड का मतलब उसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। तो एक दाता परमाणु में तो वो कितना उपसर्जक आबंध बनाएगा, एक बनाएगा। अब NH3 कितने बेटा, 4 है। जब एक उपसर्जक आबंध बना रहा है तो 4 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे ना। इसका मतलब ये यहाँ पर 4 जो है वो इसकी हो गई क्या बेटा, उप सह संयोजन संख्या, या कह सकते हैं अपन क्या, समन्वय